नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में स्वागत है आपका। महोबा में दो बाइकों की टक्कर हुई। इसी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दो बाइकों के टक्कर के बाद आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर है। श्रीनगर थाने के ननोरा रोड का ये मामला है। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और जिसमें दोनों बाइकों में आग लग गई। इसमें एक बाइक में एक परिवार के एक महिला एक पुरुष, उनके साथ 2 8 वर्षीय बच्चे सवार थे और दूसरे बाइक पे 2 लोग थे। कुल मिलाकर के इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसमें एक बच्चा और 3 पुरुष शामिल हैं। एक बच्चा और एक महिला वो चोटिल हैं, घायल हैं, जिनको तुरंत ही यहाँ पे पुलिस पहुंच गई। तुरंत यहाँ पे पहुंचकर इन लोगों को टाइमली भेजा गया है जिला अस्पताल में, जहाँ पे उनका इलाज। मनोज ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, ये टक्कर आमने सामने की थी, कैसे हुई टक्कर और जो लोग जिनकी मौत हुई है, जो परिवार है, ये कहाँ के हैं? जी, एक परिवार जैसा कि है, ये शादी समारोह से शामिल होने के लिए मुरारी गांव जो कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, वो मध्य प्रदेश के मलहरा जा रहा था और दूसरा परिवार जो बाइक पर सवार था वो श्रीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव से ननौरा की ओर जा रहा था। इन दोनों की आमने सामने टक्कर हुई और जिसमें पेट्रोल टैंक में भीषण आग लग गई और इसी आग के चलते 4 लोगों की जिंदा जल के मौत हो गई है और साथ ही साथ 3 घायलों को जिला अस्पताल में पुलिस प्रशासन द्वारा भर्ती कराया गया है। तमाम एम्बुलेंस को राहत कार्य में लगाया गया था और इन सबकी जिस तरह से दर्दनाक मौत हुई है। मनोज, जब हादसा हुआ आसपास कोई था या नहीं था? किसी ने बचाने की कोशिश की या नहीं? निश्चित तौर पर चूंकि आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर जो काम करते हैं पहाड़ों पे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों का कार्य होता है, खनन कार्य होता है, तो वहां से मजदूर जब तक भागते तब तक इन 4 लोगों की जिंदा जल के मौत हो चुकी थी और जो अन्य 3 घायल थे उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई। उसकी बाबत पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और वहां पर आकर तत्काल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जी, धन्यवाद मनोज पूरी जानकारी देने के लिए। उधर आगरा में अवैध तरीके से बनाए गए पुल पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ। ऊटांगन नदी पर बने पुल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। एक रिजॉर्ट मालिक पर नदी के ऊपर अवैध तरीके से पुल बनाने का आरोप है। जांच के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से पुल को तोड़ दिया। मामला फतेहाबाद ब्लॉक के सालूबाई के पास ऊटांगन नदी का है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम बाह, एसडीएम फतेहाबाद और कई एसीपी मौके पर पहुंचे। मऊ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। एसपी नेता के मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। एसपी के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान ने तमसा नदी किनारे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया था। हाजी इरफान के साथ ही 75 और कब्जों पर एक्शन देखने को मिला। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी थी। इधर बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर फायरिंग और पथराव आगजनी के मामले में एक और आरोपी ने सरेंडर किया है। आरोपी गौरी शंकर मुख्य आरोपी राजीव राणा का भाई है। गौरी शंकर ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया। 22 जून को यह घटना हुई थी। अब तक 32 लोग जेल जा चुके हैं। 5 लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत रोड पर मौजूद शंकरा मार्बल पर 22 जून को कब्जे की कोशिश हुई थी। तब दोनों तरफ से काफी बवाल हुआ था, गोलीबारी हुई थी। इस मामले में बड़ी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर गैंगस्टर के आरोपी शराब माफिया की संपत्ति कुर्क की गई। शराब माफिया पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी सुखवीर सिंह सुखिया का मकान हाईवे किनारे बन रहा था, जिसे पुलिस ने मुनादी के बाद सील कर दिया। आरोपी के सिटी सेंटर में फ्लैट समेत 59,92,872 रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। पहले भी 1,89,39,39 की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। एसडीएम ने बताया कि शराब माफिया के साथ बन्ना गांव में भी शंकर उर्फ सुम्मा की 3 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 62,69,454 रुपए आंकी गई है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन एसडीएम टुंडला एवं सीओ टुंडला द्वारा आज कराया गया है। ये दोनों टुंडला थाना क्षेत्र के शातिर अपराधी हैं। फिरोजाबाद पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
उधर वाराणसी में एक महिला चोर ने ज्वेलर्स की दुकान पर गहने देखने के बहाने चोरी की। महिला ने कान की बालियां चुराई। चोरी का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। मामला सारनाथ पारिक की तरफ से। अब पुलिस महिला चोर की तलाश में है। देश में दाल, पत्रकारों के सवाल के जवाब में सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं है। 100 रुपए किलो है दाल, ये उनका जवाब है। जब पत्रकारों ने पूछा कि कहां मिल रही है 100 रुपए किलो दाल, तो मंत्री जी हंसने लगे। कहीं 200 रुपए किलो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को एक मौका मिला है हमला करने का। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के नेता जनता का दर्द क्या समझे। मार्केट में जाकर पहले देख लें कि दाल क्या भाव बिक रही है। कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कभी भी महंगाई को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। वो कैसे जनता का समाधान कर पाएंगे जब उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री को यही नहीं पता है कि दाल क्या भाव बिक रही है। कह रहे हैं 100 रुपए से ज्यादा कहीं बिकी नहीं रही है। अरे मार्केट में आप जाओ तो सही, जनता की तकलीफ देखो तो सही। 200 रुपए टच कर रही है दाल, 200 रुपए किलो बिक रही है। इसलिए आपको यही नहीं पता है कि जनता किस दर्द से गुजरती है, किस महंगाई से गुजर रही है, क्योंकि आप सिर्फ अंदाजा जी रहे हैं। तो इसलिए ना आप जनता का समस्या का समाधान कर पा रहे, ना ही आप किसानों की समस्या का समाधान कर पा रहे, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट में दाल क्या भाव बिक रही है, किसानों को अपनी लागत का मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको चिंता ही नहीं इस बात। और दाल की कीमत को लेकर हमारे झांसी संवाददाता एक दुकान पर गए और दुकानदार से जाना कि दाल के दाम क्या क्या हैं। आप देखिए, हम इस समय एक दुकान में आए हैं, परचून दुकान में आए हैं, जहां पर खाद्य सामग्री बिकती है, दाल बिकती है। पहले आप देख लीजिए, दालें रखी हुई हैं, अरहर की है, उड़द की है, मूंग की है, तमाम दाल बिकती हैं। हम जानेंगे दुकानदार से कि दालों के जो दाम हैं कितने बढ़े हैं या फिर दालों के दाम स्थिर हैं। क्या दाल आम आदमी की थाली में आसानी से जगह बना पा रही है या फिर आम आदमी अब खुद दाल खरीदने से दूरी बना रहा है। भैया, दाल के जो रेट हैं, अलग अलग दालों के क्या रेट चल रहे हैं हमको बताएंगे? अभी एक्चुअली में क्या है, अप्रैल में दाल महंगी थी, मई में महंगी थी, जून में क्या हुआ है कि नीचे रेट गिरे हैं और जुलाई में भी नीचे रेट चल रहे हैं क्योंकि पानी बरस रहा है, इसलिए थोड़ी तेज़ी जरूर है। परंतु आने वाले समय में अगस्त में दाल नीचे हो जाएगी। इस समय मूंग की दाल 100 रुपये है, मलका 80 रुपये है और अरहर की दाल 170 चल रही है और कम वाली 160। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। इधर हाथरस हादसे की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। डीएम और एसपी से 81 पॉइंट्स पर रिपोर्ट तलब की गई है। न्यायिक आयोग ने जिला प्रशासन हाथरस को ईमेल कर जानकारी मांगी। और इसी बीच कुछ एक्शन और देखने को मिले हैं हाथरस हादसे के मामले में। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हाथरस हादसे को लेकर 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। रिपोर्ट में हादसे के पीछे साजिश के एंगल से अभी इनकार नहीं किया गया है। वहीं रिपोर्ट में हादसे के पीछे की मुख्य वजह आयोजकों की लापरवाही, निचले स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की अनदेखी मानी गई है। इसे लेकर ही एसडीएम से लेकर सीओ और इंस्पेक्टर, तहसीलदार समेत 6 अफसर सस्पेंड किए गए। वहीं इस रिपोर्ट में जिले के सीनियर अफसरों को यह कहकर क्लीन चिट मिल गई है कि ग्राउंड लेवल अधिकारियों ने उन तक आयोजन को लेकर सही जानकारी पहुंचाई ही नहीं थी। वहीं रिपोर्ट में हादसे को लेकर बाबा की भूमिका पर कुछ भी नहीं कहा गया है। और ऐसे में सवाल है कि क्या आखिर नारायण साकार हरि को क्लीन चिट कैसे मिल गई? हाथरस हादसे को लेकर गठित एसआईटी की टीम की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर
6 स्थानीय अफसरों को निलंबित किया है। उसमें एसडीएम शामिल हैं और सीओ शामिल हैं, तहसीलदार शामिल हैं और इसके अलावा स्थानीय थानेदार समेत 6 लोगों पर निलंबन की गाज गिरी है। दरअसल जो ये एसआईटी की रिपोर्ट है, इसमें जो सबसे अहम बिंदु है वो ये सामने आया है कि जो आयोजक मंडल हैं उनकी लापरवाही मुख्य रूप से सामने आई है। जो आयोजक मंडल रहा, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया, उन्होंने जो परमिशन ली आयोजन के लिए, उस परमिशन की जो शर्तें हैं उनका सीधे तौर पर उल्लंघन किया। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और हाथरस कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इस मामले में जो जरूरी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट में क्या सामने आया है। साजिश से इनकार नहीं किया गया है, विशेष जांच की जरूरत बताई गई है, आयोजकों की लापरवाही बताई गई है, भीड़ बुलाना, इंतजाम नहीं किया जाना, ये लापरवाही आयोजकों पर। वहीं अव्यवस्था के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। सीनियर अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई जूनियर अधिकारियों की तरफ से, तो स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी लापरवाही का दोषी इसमें बताया गया है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। आज रायबरेली पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने बछरावा के चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी गेस्ट हाउस पहुंचे, वहां पर पार्टी के नेताओं और रायबरेली के लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एम्स रायबरेली भी गए और एम्स के निदेशक से मिलकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज रायबरेली में राहुल गांधी के जो कार्यक्रम रहे उनसे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। रायबरेली पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से भी बातचीत की है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं एम्स भी पहुंचे जहां पर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण लिया और इसी बीच उन्होंने पौधारोपण भी किया है। राहुल गांधी ने पौधारोपण किया जिसे समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने मिलकर लगाया। इस तरह के संदेश समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। खबर रायबरेली से ही। यूपी के राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर दिनेश सिंह ने कहा कि राहुल से हिंदू सवाल पूछ रहे हैं लेकिन राहुल जवाब देने से बच रहे हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत, डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं, ये उनका आचरण व्यवहार ही है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। आप रायबरेली की जनता को जवाब दो। इधर कानपुर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या हो गई। इसे लेकर मेयर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में मेयर ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मंत्री जी ने कहा था मैं लिख के कर दूंगी। हम 2-2 घंटे आज भी मैं 2 घंटे थी, तो कौन सी नाली लोगों का हम तो यही आके समझना चाहते हैं। तीनों जन हो ना, 4 जन हो, तीनों जन बताओ कहाँ साफ है? आप बोलते हो साफ है, इन्होंने कहा मैं काका दे दूंगी। और कहाँ गए थे? कहाँ थे आप? फोन गया था, कल्याणपुर थे।
इधर ईडी लखनऊ यूनिट ने फाजिलपुरिया से करीब 8 घंटे तक लखनऊ दफ्तर में पूछताछ की है। ईडी ने एल्विश यादव को भी सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विश की ओर से बताया गया कि वो विदेश में हैं और करीब 15 दिनों की मोहलत मांगी गई। तो अब एल्विश यादव को 23 जुलाई को ईडी ने तलब किया है। फाजिलपुरिया के जवाबों को वेरीफाई क्रॉस चेक किया जाएगा। माना जा रहा है कि फाजिलपुरिया के चर्चित गाने में जो सांप दिखाए गए हैं वो एल्विश के जरिए ही सप्लाई किए गए थे। यादव, सिंगर फाजिलपुरिया और सांपों के बीच का क्या कनेक्शन है, यही पता करने के लिए ईडी ने सोमवार को 8 घंटे तक फाजिलपुरिया से पूछताछ की। हालांकि कल ही एल्विश यादव को भी ईडी ने बुलाया था ताकि फाजिलपुरिया और एल्विश यादव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके, लेकिन एल्विश यादव विदेश में थे और उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी। लिहाजा अब एल्विश यादव को 23 जुलाई को लखनऊ ईडी दफ्तर आना होगा। चर्चा यह भी है कि कल 8 घंटे की पूछताछ में ईडी के सवालों के जो जवाब फाजिलपुरिया ने दिए हैं उसी जवाब के आधार पर अब एल्विश यादव से पूछताछ होगी, यानी होगा वेरिफिकेशन। ये माना जा रहा है कि फाजिलपुरिया के एक गाने 32 बोर में जो सांप दिखाए गए हैं उसकी सप्लाई एल्विश यादव के जरिए हुई है। एल्विश यादव इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भी भेजे जा चुके हैं। तो वहीं फाजिलपुरिया गुरुग्राम से सांसदी का चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, लेकिन ईडी एक एक कड़ियां जोड़कर पूरी कहानी बुनने के लिए तैयार बैठी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अगली खबर गोंडा से। गैंगरेप पीड़िता आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई, जमकर बवाल किया। काफी समझाने के बाद भी जब लड़की नहीं उतरी तो पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद उसे उतारा। महिला थाने ले गई पुलिस। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। 2019 और 2020 में थाना मनकापुर पर जो पीड़ित था उसके चाचा राम सेवक पर 2 मुकदमे पंजीकृत, एक मुकदमा छेड़खानी का, दूसरा मारपीट का, और दोनों ही मुकदमों में माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की जा चुकी है और दोनों ही मुकदमों में पीड़िता का चाचा राम सेवक मुख्य आरोपी है। लड़की का उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा जो उसने मुकदमा दर्ज करवाया उसमें आरोपियों को गिरफ्तारी हो और पुलिस पर दबाव बनाया जाए। इधर नोएडा में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर जालसाजों ने 3 लोगों को निशाना बनाया। 3 लोगों से 2 करोड़ 36 लाख रुपए की ठगी की। 300% के मुनाफे का लालच देकर ठगी किया है, ये आरोप लगाए गए हैं पीड़ितों की ओर से। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर पहले ट्रेनिंग देते थे, फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगते थे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। सेक्टर 93 में रहने वाले इंजीनियर सुरिंदर पाल सिंह से 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा की ठगी हुई। सेक्टर 124 के अभिषेक के साथ 95 लाख की ठगी हुई। सेक्टर 82 के कृपाल सिंह के साथ 6 लाख की ठगी हो चुकी है। उधर आजमगढ़ में 16 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही शख्स के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। लड़की का जिला महिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो अपने घर से लापता हो गई थी, बाद में घर के पास बेहोशी की हालत में मिली। उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। परिजन उसे घर ले आए और फिर पुलिस को जानकारी दी। एसपी ग्रामीण ने भी परिजनों से घटना की जानकारी ली। आरोपी सूरज की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम का गठन किया गया है। को थाना सरायमीर पर सुबह लगभग 9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की के साथ 3 व्यक्तियों द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति का नाम उन्होंने नामजद किया, 2 को अज्ञात बताया, के द्वारा दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी सरायमीर, सीओ फूलपुर और मुझ एडिशनल एसपी आरए द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को, डॉग स्क्वाड को और एसओजी टीम को भी मौके पर बुलाया गया।
इधर बागपत पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा करते हुए उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक नशा करने के दौरान मामूली बात पर विवाद हो गया था। चचेरे भाई ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को यमुना किनारे डालकर फरार हो गया। पुलिस की जांच से घबराए आरोपी ने खुद ही जुर्म कबूला और थाना पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मवी कला गांव का ये मामला है। कक्षा 10 का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। 2 दिन बाद जंगल में यमुना नदी के पास उसका शव मिला था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। और अगली खबर जालौन से। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को अरेस्ट किया है। साथ ही पिकअप पर लदे 28 गौवंश भी बरामद किए। मामला गोहन थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर पशुओं की तस्करी के लिए लोडर में भर कर ले जा रहे हैं। पुलिस ने पिकअप का पीछा किया और गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। एक महिला आई और लगभग आधा घंटा तक उसको दुकान से सामान, चांदी के सामान, सोने के सामान देखी है और आधा घंटा के बाद कुछ नहीं ली है, मगर सोने के वाली और लॉकेट एक साथ जब देख रही थी तो मेरे लड़के को कुछ डाउट हुआ कि लग रहा है कि कुछ लेके गई है। उसके जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज जब चेक किया उसने तो उसमें लगभग 2 ग्राम वजन का सोने का एक जोड़ी बाली उसमें कम पाया गया है। यूपी में बारिश से नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत घर सब डूबने लगे हैं। पीलीभीत, आगरा, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी से बाढ़ की तस्वीरें सामने आई। पीलीभीत में बरेली हाईवे पानी में लबालब है, वहीं रेलवे ट्रैक भी डैमेज हो गया है। आगरा में बारिश के बाद शहर तालाब बन चुका है तो सड़कों पर सैलाब बह रहा है। घरों में गंदा पानी घुसने लगा है। बलरामपुर में भी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग यहां परेशान हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के बीच एक बारात फंस गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बलरामपुर की बात की जाए तो यहां हर तरफ पानी ही पानी है। थाने के अंदर भी पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से यहां लोग परेशान हैं। गौरा चौराहा थाना परिसर में पानी ही पानी है। थाने परिसर के अंदर नाव की मदद से ही कोई इंसान या कोई पुलिसकर्मी जा सकता है। कई मोहल्लों में भी इसी तरह से पानी भरा है। श्याम विहार कॉलोनी और पहलवारा में भी नाव से ही आवाजाही की जा सकती है। और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट है। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। गंगा के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। गंगा बैराज से लेकर सभी घाटों पर पुलिस तैनात की गई है। पहाड़ों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कानपुर के बैराज के 9 चैनल्स को खोल दिया गया है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर के बैराज के एक घाट पर आप देख सकते हैं कटान शुरू हो चुकी है और कटान की अगर बात की जाए इसकी गहराई देखी जा सकती है, कितनी गहरी कटान है और एक एक करके ये धधकती जा रही है इस जगह। इस वक्त हम लोग खुद ऐसी जगह खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा ये धधकती जा रही है और पूरी गैप बन रही है। और नाव की बात की जाए, जो नाव है सब किनारों पर लगा दी गई है क्योंकि गंगा का बहाव इस वक्त तेज़ है। रोज 0.75 सेंटीमीटर ये बढ़ती जा रही है और चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच रही है। ऐसे में अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए क्योंकि गंगा कटरी के 24 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां अब बाढ़ चौकियों की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है और अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए हैं। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखीमपुर खीरी में एक दूल्हा अपने बारात के साथ ही बाढ़ के पानी में फंस गया। किन दूल्हे ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन यहाँ देखिए दूल्हे ने हिम्मत नहीं हारी और बाढ़ के पानी से गुजरकर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और अपनी दुल्हन को लेने उसके घर पहुंच गया। बाढ़ के बीच बारात लेकर पैदल जा रहे दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दौलतपुर का ये मामला है। इसी बीच लखीमपुर खीरी में बाढ़ में फंस गई एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। मामला एक रामनगर मोहल्ले का है। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा थी। अस्पताल तक जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। घर के चारों तरफ पानी ही पानी। महिला के परिवार के लोगों ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद आशुतोष कुमार नाम के एक लड़के ने प्रशासन को जानकारी दी। एसडीएम और एनडीआरएफ टीम नाव लेकर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया। जैसा कि हमारी नदी साधा नदी जो है उसमें बनबसा बैराज का पानी आ जाने के कारण
शहर में जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे स्थानीय लोगों द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि एक गर्भवती महिला जिसको अस्पताल जाने में दिक्कत हो रही है और पानी बहुत ज़्यादा है जिससे निकलने में काफ़ी इसको दिक्कत हो रही थी। मेरे द्वारा तत्काल SDM सर, तहसीलदार मैडम को अवगत कराया गया। वो मौके पर तुरंत आके और जो हमारी NDRF की टीम थी उसके द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया और उसको अस्पताल भेजा गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तटबंध के कट जाने से शहर के अंदर पानी आने लगा था, जिसकी मरम्मत के लिए मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्री ने बलरामपुर में चल रही बाढ़ खंड की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, नेपाल में और उत्तराखंड में हुई बारिश से पूर्वांचल के इलाकों में अचानक ही बाढ़ आ गई और इससे निपटने की कोशिश की जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।